एपीएम पर एक और क्वेश्चन है रैशनल के नाम से। तो डायरेक्टर्स ऑफ रैशनल आर रिव्यूइंग द पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2006, 2 सालों की फिगर्स आ रही हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेशन एंड आफ्टर द आइटम्स सेट आउट बिलो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एंड आफ्टर द आइटम सेट आउट बिलो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं इसके अंदर। तो ये वंस अगेन वही एबिडा वाला इशू ही लग रहा है कि ये सब ऐड बैक होंगी चीज़ें, और एक ऐसी प्रॉफिट जो है वो देना चाह रहे होंगे जो आपके कैश प्रॉफिट के करीब हो, और अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे होंगे कि ये वो खर्चे हैं जो वन ऑफ हैं, कि ये शायद नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे, या ये नॉन कैश खर्चे हैं। इस तरह की चीज़ें वही वाले इशूज होंगे इस क्वेश्चन में भी लगा सारा है। सबसे पहले क्या है, नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो ऐड बैक किया हुआ है इन्होंने। पिछले साल 4 था, इस साल जो है वो 10 है। डेप्रिसिएशन है वंस अगेन, पिछले साल 8 थी, इस साल 9 है। तो डेप्रिसिएशन के बारे में तो हमें पता है कि वो एक्सपेंस इंटरेस्ट का भी वही होगा, कि ये बेसिकली नॉन कैश आइटम्स हैं, और नॉन कैश आइटम्स हैं, इनसे जो है वो वन ऑफ हैं। तो इनको जो है वो रिमूव करना चाहिए, ताकि जो फिगर है वो जो प्रॉफिट जो इनको निकाल के आएगा, प्रॉफिट इनके बगैर जो प्रॉफिट है वो कैश प्रॉफिट के करीब है, जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। इसी तरह का अमोर्टाइजेशन है इंटेंजिबल एसेट्स की। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वंस अगेन नॉन कैश आइटम है। इसके साथ साथ वो एक पॉइंट है, वो कहते हैं कि ये अंदाज़ा होता है, तो इसको जो है वो रिमूव करो। ये अभी 2 पॉइंट तो वही बने, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो हमने पहले किए हैं। अच्छा, नीचे ये रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस आ रहे हैं कुछ। पहले रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी, ये रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस हैं, इसको भी देखते हैं। इसी तरह एक और इम्पेयरमेंट आ रही है, इम्पेयरमेंट ऑफ एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इम्पेयरमेंट भी आ रही है, इम्पेयरमेंट का भी हमने पढ़ा था। इम्पेयरमेंट जो है वो, तो उसके बारे में जो है वो अगर तो वन ऑफ हो तो इन डैट केस तो हम कहते हैं कि ये अब आ रही है, अगली दफ़ा नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए तो ये पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई है। इसका मतलब है कि बिजनेस के जो है वो कैश इनफ्लो फ्यूचर में कम होने का खतरा लग रहा है। देखना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट किस से रिलेट कर रही है, कोई आग लगी है या कोई इस तरह का मसला है, या ये वैल्यू इन यूज जो है वो कम हो गई है, वो वाले तरीके से जो निकलती है, यानी कि कैश फ्लो, पीवी और फ्यूचर कैश फ्लो के कम होने की वजह से इम्पेयरमेंट आई है। इसी तरह आगे एक प्रॉपर्टी की इम्पेयरमेंट है, और फिर उस रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोसीड्स हैं। तो ये कोई प्रॉपर्टी है जिसकी इम्पेयरमेंट हुई हुई है, और उससे रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोसीड भी आपको मिली हुई है, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि ये वन ऑफ है या किस तरह की इम्पेयरमेंट है ये। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है। द डायरेक्टर्स यूज अंडरलाइंग प्रॉफिट टू कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। The directors use underlying profit to comment on its financial performance. Underlying profit is a measure normally based on earnings before interest, tax, depreciation and amortization. EBITDA को जो है वो अंडरलाइंग प्रॉफिट होता है, कहा जाता है नॉर्मली। तो डायरेक्टर जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कमेंट करने के लिए EBITDA का सहारा ले रहे हैं। EBITDA की बेस पे वो परफॉर्मेंस में दिखाना चाह रहे हैं प्रॉफिट की। However, the effects of events which are not part of the usual business activity are also excluded when evaluating performance. उसके अलावा बिडा में जो है इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो होती है, वो निकाल ही रहे हैं। प्लस वो कह रहे हैं कि जो भी इसके अलावा भी जो नॉन कैश हमारे जो वन ऑफ किस्म के खर्चे हैं या वन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं,
जो कि नॉट पार्ट ऑफ द यूजुअल बिजनेस एक्टिविटी है, उन्हें भी हम जो है वो निकाल के आपको हम अपना एक प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हैं। द फॉलोइंग आइटम्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट टू अराइव एट रिटर्निंग प्रॉफिट। आगे बताया जा रहा है कि कौन कौन से आइटम हैं। In 20x6, the entity had to write off a property due to subsidence, and the insurance proceeds recovered for this property was recorded but not approved until 20x7, when the company's insurer concluded that the claim was valid in 20x was claim was valid। हुआ ये है कि एक प्रॉपर्टी है वो राइट ऑफ की है इन्होंने, सब्सिडेंस हो गई है, सब्सिडेंस की वजह से। एंड मेरा ख्याल है वो गिर वगैरह गई होगी या उसको कोई मसला हो गया होगा, तो उसके अगेंस्ट इनको जो है वो इंश्योरेंस प्रोसीड्स भी नहीं है, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड कर ली है। लेकिन ये इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो है ये 20x7 तक अप्रूव नहीं हुई। अगले साल improve- अभी अप्रूव नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी बुक्स में इसको जो है वो रिकॉर्ड कर दिया इंश्योरेंस प्रोसीड्स। तो ये तो ये वाला मसला है प्रॉपर्टी का। In 20x6, the entity considered issuing loan notes to finance an asset purchase. However, the purchase did not go ahead. ये जो डेट इशू कॉस्ट आ रही है ये रिलेट कर रही है कि इन्होंने लोन नोट्स इशू करने थे एसेट परचेज करने के लिए, तो वो इस तरह की कोई परचेज जो है वो आगे बढ़ नहीं सकी। तो होता क्या है कि ये जो डेट इशू कॉस्ट है ये हमने पढ़ा भी था कि ये जो है इसको हम स्प्रेड करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि ये क्योंकि ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकी, तो इसको फिर उन्होंने एक्सपेंस आउट कर दिया होगा सारी की सारी को। तो यहाँ पे इन्होंने इसीलिए इसको वन ऑफ करके इसको ऐड बैक कर दिया। तो लोन नोट्स इशू करने थे लेकिन वो नहीं किए, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट जो है वो फिर इन्होंने एक्सपेंस आउट की है, तो वो इन्होंने ऐड बैक करके ये वन ऑफ एक्सपेंस है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या होता है कि ये ओवर द लाइफ ऑफ द लोन इसमें जो है वो डिवाइड होके आना था, स्प्रेड होना था। The entity incurred costs associated with the potential issue, and so these costs were expensed as part of the profit before tax। तो ये तो हमें पता ही है कि जब नहीं हुई तो फिर वो सारी की सारी एक्सपेंस आउट होगी होगी। तो वो सारी इन्होंने ऐड बैक कर दी है कि ये वन ऑफ एक्सपेंस है, तो ये ठीक है, वन ऑफ एक्सपेंस है, नहीं आना चाहिए, गुड, कोई मसला नहीं है इसमें। इसी तरह ये जो बिल्डिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं ये भी ठीक है, ये वन ऑफ एक्सपेंस है कि आप लेकिन ये इसको बिफोर हैंड ले रहा है, ये देखना पड़ेगा कि ये भी ले सकता है इस इंश्योरेंस प्रोसीड्स को एडवांस में बुक कर सकता है, क्योंकि ये अप्रूवल इनकी जो है वो 20x7 में हुई है। द एंटिटी फेल्ट दैट द शेयर बेस्ड payment was not a cash expense and that the value of the option was subjective। अच्छा, अब एंटिटी यहाँ पे जो शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं इनको भी क्या कर रही है, नॉन कैश आइटम्स के तौर पे ले रही है कि ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अ, और ये भी जो है वो जजमेंट बेस्ड जो है वैल्यू आ रही होती है ऑप्शन की, यहाँ पे जो है ये ब्लेंडर कर रहे हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ साथ जो है वो आप एक कहते हो कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको जो है वो हम यानी एक शेयर बेस्ड पेमेंट के तौर पे हम आपको एक अमाउंट देंगे, तो ये बेसिकली एक तरह से सैलरी ही होती है। ये भी आपका एक फ्यूचर में जाके यानी एक तरह से आपने एक्सपेंस ही करना होता है कंपनी ने, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट्स होती हैं। तो ये एक सैलरी का पार्ट ही है, तो ये एक एक्सपेंस है और ये जेन्युइन एक्सपेंस है, ये कोई एस्टिमेटेड या कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरह से सैलरी है। तो इसको जो है ना वो ऐड बैक नहीं होना चाहिए, ये कोई ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, ये वन ऑफ एक्सपेंस नहीं है, ये एक एक्चुअल एक्सपेंस है और इसको यहाँ पे ऐड बैक नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से आपकी सैलरी है जो आपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, उनको आप सैलरी कम दे रहे हो, जिस वजह से इस वजह से कम दे रहे हो कि आपने उन्हें शेयर बेस्ड पेमेंट्स दी हुई हैं। Therefore, the directors wish to exclude the item from underlying profit। तो ये जो इन्होंने रिमूवल किया ना ये भी गलत किया हुआ इन्होंने। Similarly, the directors wish to exclude restructuring charges incurred in the year and impairment of acquired intangible assets। अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस इनके लगे हैं इस साल, इनको भी ये एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ इम्पेयरमेंट ऑफ एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स।
तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा है कि ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये वही बात है कि जब एक एसेट कमा के दे रहा है, उसके रेवेन्यू आपके आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहे हैं, तो आप फिर आप उसका एक्सपेंस नहीं लोगे, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रूम रह जाएगी। तो ये काम आपने इम्पेयरमेंट के हवाले से जो है, अगर तो वन ऑफ है तो फिर तो ठीक है, जिस तरह प्रॉपर्टी की है तो वो आप कर दो रिमूव। लेकिन ये जो इम्पेयरमेंट है, ये अगर आप छुपाओगे इस तरह की इम्पेयरमेंट, तो ये डेट्स नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर्स। इसी तरह जो रीस्ट्रक्चरिंग के चार्जेस हैं, ये एक वन ऑफ कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये इसी साल को रीस्ट्रक्चरिंग हुई है जिसका ये खर्चा इन्होंने दिया है। लेकिन नॉर्मली अगर पिछले साल की फिगर आ रही हो तो इसका नाम अभी आ रही हो, तो रीस्ट्रक्चरिंग अब जो है वो एक नॉर्मल एक्सपेंस समझा जाता है, ये एक वन ऑफ एक्सपेंस नहीं समझा जाता, ये एक रूटीन की ट्रांजैक्शन समझी जाती है। ये आजकल कॉर्पोरेट फैशन में ये चीज़ें बार बार जो है वो चल रही होती हैं साथ साथ। रिक्वायरमेंट क्या है कि पॉसिबल कंसर्न वेयर एंटिटी मे विश टू डिस्क्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये वही बातें होंगी जो अभी हमने एस्मा से रिलेटेड पढ़ी थी कि कहाँ पे शो करना चाहिए, फेस पे नहीं होनी चाहिए, कंपैरेटिव्स पिछले सालों की फिगर्स भी देनी चाहिए, और इस तरह की बातें हैं ये पढ़ने। लेकिन अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि यूज एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रपोज कैलकुलेशन ऑफ अंडरलाइंग प्रॉफिट बाय रैशनल। तो इसकी आपने लिमिटेशन बतानी है और इसका यूज़ बताना है कि जो कैलकुलेशन है क्या वो फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ एक कंपैरेटिव कैलकुलेशन भी बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड X6। ठीक है, तो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं।